अनु पुरानी दाढ़ी साफ करने और टॉयलेट के पानी से बाल सेट करने के बाद उसने फ्लश टैंक में छिपी पुलिस की वर्दी निकाली। अपना रूप बदलकर वो वॉशरूम से बाहर निकला और सीधा जेल गार्ड के सामने से गुजर गया। बाकी कैदी उसे हैरानी से देखने लगे। फिर गार्ड के पास से गुजरते हुए उसने बड़ी चालाकी से उसका एक्सेस कार्ड चुरा लिया और फिर वो उस लोहे के गेट तक पहुंच गया जहां वो 4 साल से कैद था, लेकिन आजादी से बस एक कदम दूर। उसने खुली हवा में सांस ली। बाहर आते ही उसका पहला काम था एक बढ़िया सी गाड़ी ढूंढना। नील ने अपनी पुरानी तरकीबों से उस गाड़ी को स्टार्ट कर लिया और निकलने से पहले उसने अपना एक पसंदीदा गाना प्ले किया। ये गाना अमेरिका के एक बहुत ही मशहूर बैंड सैम और डेव ने गाया था। इस गाने का मतलब था कि बस थोड़ा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। ये किसी भी कीमत पर अपने प्यार को बचाने का वादा था और सच कहूँ तो यही नील के जेल से भागने की असली वजह भी थी। नील ने एयरपोर्ट पहुंचकर ये दिखावा किया कि वो देश छोड़कर भाग रहा है, लेकिन असल में वो एयरपोर्ट का एक कर्मचारी बन गया। तभी वहाँ एक रोल्स रॉयस एयरपोर्ट पर आई। नील तुरंत उसके पास गया और बस फिर क्या था, नील को न सिर्फ टिप में कुछ पैसे मिले बल्कि एक महीने के लिए वो कार भी मिल गई। उसी वक्त एक बैंक के वॉल्ट के बाहर नील को पकड़ने वाले FBI एजेंट बर्क को एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ चोरों ने बैंक का कैश चुरा लिया और जाते जाते वॉल्ट का पासवर्ड भी बदल दिया। एक बहुत ही माहिर चाबी वाले की मदद से उस पासवर्ड को तोड़ा गया, जो बदलकर कुछ और ही रख दिया गया था। लेकिन जैसे ही वो आदमी वॉल्ट खोलने वाला था, बर्क को अचानक कुछ अजीब लगा और तभी एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें सारे सबूत मिट गए। असल में चोरों ने जानबूझकर पासवर्ड बदल दिया था, जिसका मतलब एक होटल का नाम था। ये साफ तौर पर FBI की नाकामयाबी का मजाक उड़ाना था। तभी बर्क ने धमाके में उड़ा हुआ एक तार उठाया और वहाँ मौजूद अपने सभी एक्सपर्ट से पूछा, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। एक तरफ बर्क सबूतों के मिट जाने से परेशान था कि तभी उसके असिस्टेंट ने आकर उसे एक और बुरी जबर दी। जिस आदमी को पकड़ने में उसने पूरे 5 साल लगा दिए थे, वो शातिर जालसाज नील अब जेल से बहुत ही आसानी से भाग निकला था, क्योंकि बर्क नील को सबसे अच्छी तरह जानता था। इसलिए नील को दोबारा पकड़ने की जिम्मेदारी उसी पर आ गई। जेल पहुंचने के बाद बर्क ने देखा कि नील के सेल की दीवार पर हर एक दिन की गिनती उकेरी गई थी। साफ था कि नील जल्द आजाद होना चाहता था, लेकिन जब सजा में बस 3 महीने बचे थे तो वो इंतजार क्यों नहीं कर पाया। जरूर कोई बहुत बड़ी बात हुई होगी। तभी बर्क ने उससे मिलने वालों का रिकॉर्ड चेक किया, जिससे पता चला कि नील की गर्लफ्रेंड हर हफ्ते उससे मिलने आती थी, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से वो नहीं आई थी। उनकी आखिरी मुलाकात के वीडियो में आवाज नहीं थी, इसलिए बर्क ने उनके होंठ पढ़कर ये पता लगाने की कोशिश की कि बात क्या हुई थी। इस आखिरी बातचीत से बर्क समझ गया कि नील के भागने का कनेक्शन पक्का उसकी गर्लफ्रेंड केट से है। उसे केट के घर का पता भी मालूम था और जैसा उसने सोचा था वही उसे जमीन पर खाली बोतल पकड़े मायूस बैठा हुआ नील मिल गया। बर्क का शक एकदम सही निकला। नील अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से ही जेल से भागा था, लेकिन उसे आने में देर हो गई क्योंकि केट जा चुकी थी और नील के पास बस ये खाली बोतल बची थी। जेल तोड़ने की वजह से अब नील की सजा 4 साल और बढ़ गई थी, लेकिन इस सजा से ज्यादा दर्द उसे अपनी गर्लफ्रेंड के जाने का हो रहा था। हार मानकर जब नील दूसरी बार बर्क के हाथों गिरफ्तार होने वाला था, तभी उसकी नजर बर्क के कंधे पर लगे उस छोटे से तार पर पड़ी। एक माहिर जालसाज होने के नाते नील इन सब चीजों का एक्सपर्ट था। उसने एक ही नजर में पहचान लिया कि वो क्या चीज है। नील ने बर्क के साथ एक डील की। उसने बताया कि वो तार कनाडा के नए $100 के नोट का सिक्योरिटी थ्रेड है। इसके बदले उसने बर्क से जेल में आकर उससे मिलने की शर्त रखी। शुरुआत में बर्क ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, लेकिन उसके असिस्टेंट ने नील की बात को सच साबित कर दिया। सिर्फ एक तार ने इस चोरी को एक इंटरनेशनल केस बना दिया। वादे के मुताबिक बर्क जेल पहुंचा। नील को पता था कि वो जरूर आएगा। नील ने कहा कि वो उस आदमी को जानता है जिसने वॉल्ट का पासवर्ड बदला था और इस बड़े केस को सुलझाने में वो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन शर्त ये थी कि बर्क को उसे एक स्पेशल एडवाइजर बनाकर जेल से बाहर निकालना होगा। मगर बर्क ने इस ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि वो नील को बहुत अच्छी तरह जानता था। नील को दोबारा जेल में डाल दिया गया। दीवार पर बनाए गए उन निशानों को देखकर नील को एहसास हुआ कि वो अगले 4 साल भी यही सड़ने वाला है और उसकी गर्लफ्रेंड का भी कुछ अतापता नहीं है। इस निराशा ने उसे पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। उधर घर पहुंचने के बाद भी बर्क दुविधा में था। उसने नील के बारे में अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। उसने कहा कि नील जैसा जीनियस क्रिमिनल सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जेल से नहीं भाग सकता। इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी साजिश होगी। तभी उसकी पत्नी ने एक सवाल पूछा जो सीधा बर्क के दिल पर लगा। उसने कहा कि तुम्हें ये बात हजम नहीं हो रही है कि कोई प्यार में ऐसा भी कर सकता है। नील ने 4 साल जेल में गुजारे सिर्फ किसके लिए? अगर तुम नील की जगह होते तो क्या तुम मेरे लिए जेल तोड़कर नहीं आते? बर्क के पास इसका जवाब हाँ में था। उसे यकीन हो गया कि नील का कोई और इरादा नहीं है, इसलिए केस सॉल्व करने के लिए उसने नील को जेल से रिहा करवा दिया। साथ ही उसके पैर में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी बांध दिया और चेतावनी दी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने की कोशिश न करे। नील मान गया। बर्क ने बताया कि परमानेंट नौकरी मिलने से पहले उसे इस इंटरनेशनल केस का टेस्ट पास करना होगा। बजट की कमी होने की वजह से नील को एक बहुत ही खटारा सी जगह पर रखा गया, जहाँ एक अजीब सा बुढ़ा हर जगह कॉकरोच मारता रहता था। मैंने महीने के 700 से ज्यादा डॉलर दिए हैं और यहाँ हजारों लोग रह चुके हैं, तो यही यहाँ की सच्चाई है। नील को ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई, जो जेल से भी ज्यादा बदतर थी, लेकिन बर्क ने उसे याद दिलाया कि वो सिर्फ 2 किलोमीटर के दायरे में ही रह सकता है, वरना उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन बर्क ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि सेकंड हैंड कपड़े खरीदने गए नील की मुलाकात एक ऐसी अमीर औरत से हो जाएगी जो अपने पति के कपड़े दान कर रही थी। नील ने तुरंत अपना जादू चलाया और अपनी स्मार्टनेस और मीठी बातों से उस औरत को उसके स्वर्गवासी पति की याद दिला दी। उस औरत ने सारे महीने कपड़े नील को दे दिए और साथ ही उसे अपने घर पर मेहमान नवाजी के लिए भी बुला लिया। क्या तुम आसपास ही रहते हो? ज्यादा दूर नहीं। अगले दिन जब बर्क नील से मिलने उसके खटारा कमरे में पहुंचा तो उसे वहाँ सिर्फ एक लेटर मिला जिसमें नील का नया पता लिखा था। लेकिन जब बर्क उस पते पर पहुंचा तो वहाँ एक बहुत ही आलिशान बंगला देखकर उसकी आंखें खुली रह गई। मुझे लगता है कि मैं गलत पते पर आ गया हूँ। तुम जरूर पीटर होगे। मैं नील कैचरी को ढूंढ रहा हूँ। वो ऊपर है। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाते ही बर्क पूरी तरह हैरान था। ये ऐसी लग्जरी थी जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था, लेकिन नील ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे वो यही कहो आराम से अखबार पढ़ रहा था और कॉफी पी रहा था। बर्क ने तुरंत उससे पूछा कि ये सब उसने कैसे किया। नील ने बताया कि वो बस उस औरत की गाड़ियों की देखभाल और उसकी पोती को संभालता है और बदले में यहाँ रहता है। बर्क ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम तो यहाँ एक नौकर बन गए हो। तभी वो लड़की उनके पास आई। बर्क तो उसे देखकर बस जल भुन कर राख हो गया। नील ने बस कुछ ही घंटों में वो जिंदगी हासिल कर ली थी जो बर्क पूरी उम्र में भी नहीं पा सका था। उसने चेयर नील को कपड़े बदलने भेज दिया और खुद छुपकर नाश्ते का मजा लेने लगा। नील के तैयार होने के बाद वो दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े क्योंकि असिस्टेंट को कस्टम से एक खबर मिली थी। उन्होंने एक आदमी के कई सूटकेस जब्त किए थे जिनमें
सालों पुरानी स्नो व्हाइट की ढेरों किताबें भरी हुई थी और इससे पहले भी वो 3 बार स्नो व्हाइट की किताबें ही लेकर देश में आया था। बर्क ने उन किताबों को काफी देर तक देखा, लेकिन उसे उनमें कुछ भी अजीब या गलत नहीं लगा। उसने सीधा जाकर उस आदमी से पूछताछ शुरू कर दी, क्योंकि उसे हार मानकर बाहर जाना पड़ा। जब वो कस्टम पुलिस से शिकायत कर रहा था कि दूसरे पक्ष का वकील इतनी जल्दी कैसे आ गया, तब उसे पता चला कि कोई वकील ने फोन ही नहीं किया था। बर्क को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। सब लोग जल्दी से उस डचमैन के रेस्ट रूम की तरफ भागे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डचमैन को इंजेक्शन देकर मारा जा चुका था। इससे ये और भी साफ हो गया कि उन परियों की कहानियों की किताबों में कुछ तो गड़बड़ थी। जब केस अटक गया तो रहस्य सुलझाने के लिए नील की मदद लेनी पड़ी। उसने देखा कि इन किताबों के पन्ने पुराने स्पेनिश चर्म पत्र से बने थे, जो अब बनने बंद हो चुके हैं। 3 शिपमेंट से एक खास तरह का पेपर मिल सकता है। पक्का इसका इस्तेमाल उसी तरह के किसी 8 पीस की नकल बनाने के लिए किया जा रहा था। इसके बाद मरने वाले के बटुए में एक बिजनेस कार्ड भी मिला। स्पेन जाकर किताब खरीदने से एक दिन पहले वो एक आर्काइव भी गया था। वहाँ के मैनेजर ने बताया कि उसे याद है ये डचमैन लगातार कई बार आ चुका था और हर बार दूसरे विश्व युद्ध के समय का एक स्पेनिश बॉन्ड देखता था। बर्क ने कहानी की किताब से फटा हुआ एक सादा पन्ना निकाला, जो बिल्कुल उस बॉन्ड से मेल खाता था। साफ था कि डचमैन इसी दुर्लभ बॉन्ड की नकल बनाना चाहता था और इत्तेफाक से ये बॉन्ड भी उसी साल जारी हुआ था। इतने सालों में किसी ने भी इसे कैश नहीं कराया, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इस तरह के बॉन्ड युद्ध के दौरान ही नष्ट हो गए थे। अब दुनिया में बस यही एक बॉन्ड बचा था। यही इकलौती बची हुई कॉपी है। इसके अलावा ये एक श्राप है। ये नामुमकिन है। तुम क्या कह रहे हो? ये पेंसिल है, ये पेन है जिसमें रंग मिलाए गए हैं, पर ये अभी सूखा नहीं है। तुम अभी भी वैनिला की खुशबू सूंघ सकते हो। नहीं, ये तो सालों से यहीं पर है। ये यहाँ काफी समय से है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी मेहनत करके आर्काइव वाले बॉन्ड को नकली बॉन्ड से क्यों बदला गया। तभी नील को अचानक याद आया, लेकिन इससे ये साफ नहीं हुआ कि बॉन्ड बदलने के लिए इतनी मेहनत क्यों की गई। फिर नील ने कहा, अगर डचमैन दुनिया को बताए कि उन्हें खोया हुआ बॉन्ड मिल गया है, तो इसे असली साबित करने के लिए वे लोग इसे आर्काइव वाले असली बॉन्ड से मिलाने जाएंगे। पर असली बॉन्ड तो पहले ही बदला जा चुका है। तब सबको लगेगा कि उनका नकली बॉन्ड ही असली है। ये म्यूजियम के लिए अब बस ये पता लगाना था कि इन बॉन्ड्स को कौन छाप रहा है, ताकि डचमैन के पीछे के असली मुजरिम तक पहुंचा जा सके। घर वापस आने पर नील ने देखा कि अंधेरे लिविंग रूम में कोई बैठा है। जैसे ही उसने संभल कर लाइट जलाई, उसने देखा कि वो उसका जिगरी दोस्त मोजी था। इस शो में मोजी का रोल नील के सलाहकार जैसा है। कहानी आगे बढ़ने पर हमें पता चलेगा कि नील के लिए मोजी बर्क से भी ज्यादा जरूरी है। दोनों भाई और दोस्त जैसे हैं। पर बड़े दुख की बात है कि मोजी का किरदार निभाने वाले एक्टर विली गार्सन का पैंक्रियाटिक कैंसर की वजह से निधन हो गया। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। नील ने मोजी को अपने पैर में बंधा इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर दिखाया, पर मोजी ने भी हाथ खड़े कर दिए। ये नया ट्रैकर अलार्म बजाए बिना निकाला ही नहीं जा सकता था। जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड केट के बारे में पूछा, तो मोजी ने निराशा जताते हुए कहा कि केट तो जैसे गायब ही हो गई है। फिर भी उसने नील को उसे ढूंढने में मदद करने का वादा किया। तभी नील ने वो नकली बॉन्ड निकाला। मोजी ने उसकी कारीगरी देखी और वादा किया कि वो कल तक इसके बारे में कुछ पता लगा लेगा। अगले दिन सुबह सुबह बर्क के पास एक अलार्म कॉल आई। पता चला कि नील का ट्रैकर उसके तय दायरे से बाहर चला गया था। बर्क को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो जैसे ही उसे पकड़ने के लिए निकलने वाला था, उसने देखा कि नील और उसकी पत्नी मजे से बातें कर रहे हैं। बर्क ने सपने में भी नहीं सोचा था कि नील सीधा उसके घर ही आ जाएगा। फिर नील ने अपने आने की वजह बताई। उसे पता चल गया था कि बॉन्ड कौन छाप रहा है। बीती रात मोजी की बातों से नील को समझ आ गया था कि कोई भी महान नकलची अपना टैलेंट दिखाए बिना नहीं रह सकता। इसलिए अगर कोई चीज किसी एक इंसान ने बनाई है, तो वो कहीं न कहीं छिपे हुए तरीके से अपना नाम जरूर छोड़ेगा। जैसे कि बॉन्ड पर भी किसी के नाम के पहले अक्षर लिखे थे। नील ने माना कि उसके जब्त किए गए नकली सामान पर भी उसका नाम था, बस किसी ने ध्यान नहीं दिया। और ये आदमी फिलहाल एक चर्च में पुरानी पेंटिंग को ठीक कर रहा था। दोनों तुरंत गाड़ी लेकर चर्च पहुंचे और सच में उन्हें चर्च की पेंटिंग पर भी उसी के नाम के अक्षर मिल गए। नाम पता चलने से काम बहुत आसान हो गया। लेकिन बुरी खबर ये थी कि असिस्टेंट को पता चला कि हेगन ने स्पेन की फ्लाइट बुक की है और फ्लाइट उड़ने में बस एक हफ्ता बचा था। अगर वे एक हफ्ते में हेगन को नहीं पकड़ पाए, तो नील भी बाहर रहने का मौका गवा देगा और उसे वापस 4 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। तभी मोजी एक अच्छी खबर लाया। उसने हेगन की प्रिंटिंग प्रेस का पता लगा लिया था, लेकिन अपना राज छिपाने के लिए जो मोजी कभी सिगरेट नहीं पीता था, उसने स्मोकर बनकर नील तक खबर पहुंचाई। तुम तो सिगरेट नहीं पीते ना, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? इसे जलाने के बाद नील ने आधी जली हुई सिगरेट के फिल्टर को खोला। अंदर वही जानकारी थी जो मोजी ने भेजी थी। उस पर हेगन की प्रिंटिंग प्रेस का पूरा पता लिखा था। दोनों तुरंत मोजी के बताए पते पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि फैक्ट्री के आगे और पीछे के दरवाजों पर गार्ड खड़े हैं और अंदर से प्रिंटिंग मशीन की तेज आवाज भी साफ आ रही थी। पक्का ये हेगन का ही अड्डा था। लेकिन बर्क सीधे अंदर नहीं घुसा, बल्कि वापस ऑफिस आकर उसने नील को तलाशी लेने के नियमों वाली एक मोटी सी किताब पढ़कर सुनाई। सीधे सबूत के बिना वे लोग अंदर नहीं घुस सकते थे। ये देखकर कि समय बहुत कम बचा है, क्या नील को सच में फिर से 4 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा? जवाब नहीं था। एक असली जीनियस क्या होता है? उसने बस एक रात में तलाशी के सारे नियमों को रट लिया। थोड़ा सोचने के बाद उसके दिमाग में एक प्लान आ गया था। अगले दिन गहरी नींद में सो रहे बर्क की आंख फोन की घंटी से खुली। दरअसल नील फिर से अपने तय दायरे से बाहर चला गया था और दूसरी तरफ नील एक अमीर औरत की कार चलाते हुए रिपोर्टर का नाटक करके फैक्ट्री में घुसकर तस्वीरें खींचने लगा। जैसी उम्मीद थी, गार्ड्स ने उसे रोक लिया। उन्होंने न सिर्फ उसका कैमरा जब्त किया, बल्कि उसे फैक्ट्री के अंदर भी बंद कर दिया। अंदर रखी स्नो व्हाइट की किताबों और तेजी से चल रही प्रिंटिंग मशीन को देखकर नील को बड़ी खुशी हुई कि उसका अंदाजा सही निकला। गार्ड्स ने उसे ऑफिस में बंद कर दिया, लेकिन नील तो यही चाहता था। किसी की नजर बचाकर उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और चाबी निकाल ली। बुलेट प्रूफ शीशे की वजह से वो पूरी तरह सुरक्षित था। हेगन गुस्से में पागल हो रहा था और उसने अपने आदमियों को दूसरी चाबी लाने भेजा, पर नील बहुत रिलैक्स लग रहा था। तुम्हें अपने नाम के अक्षर नहीं छोड़ने चाहिए थे। मैं खुद भी कोई अजनबी नहीं, इसलिए मैं समझता हूँ कि वे क्या सोचते हैं। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने तुम्हें जो दिया है वो इसके लायक था। क्या वो इसके लायक है? हाँ बिल्कुल। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो मिस्टर। इस बिल्डिंग में एक भगोड़ा छिपा है। वो दरवाजा खोलो और उसे पकड़ो। चलो चलो सब लोग चलो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी जल्दी। यही वो चीज है जिसे कानून की भाषा में कानूनी कार्रवाई कहते हैं। क्या तुम लोग जानते हो कि कानूनी कार्रवाई क्या होती है?
क्या किसी को नहीं पता? कानूनी कार्रवाई हमें बिना वारंट के एक संदिग्ध का पीछा करने की इजाजत देती है और जो भी सबूत सामने आते हैं उन्हें जब्त करने का अधिकार देती है, भले ही वे असली जुर्म से जुड़े हो या नहीं। बस फिर क्या था, हर तरफ सबूत ही सबूत बिखरे थे। बर्क को परेशान कर रहा वो इंटरनेशनल केस नील के खुद खतरे में पड़ने की वजह से आसानी से सुलझ गया। नील भी खाली नहीं बैठा था, उसने बदला गया असली बॉन्ड भी ढूंढ निकाला। इस तरह सारे सबूत आपस में जुड़ गए। ये इंटरनेशनल केस भी सुलझ गया और बर्क ने अपने वादे के मुताबिक नील को FBI के सलाहकार का लाइसेंस दिलवा दिया। इस लीगल लाइसेंस के साथ अब नील जेल के बाहर रहकर अगले 4 साल तक बर्क के लिए काम कर सकता था। हालांकि अपनी गर्लफ्रेंड का पता लगाना ही नील के लिए सबसे जरूरी था। ये व्हाइट कॉलर के पहले एपिसोड की कहानी थी। इसकी मेन स्टोरी नील कैफरी के सुधार, आजादी और बदले पर घूमती है। इसका मकसद केट को ढूंढना और इसके पीछे छुपे असली विलेन का सामना करना है। नील FBI का खास सलाहकार बन गया और इस तरह अपराधियों को सबसे अच्छे से समझने वाला, एक धोखेबाज और नियमों का पक्का एक पुलिस वाला, दोनों मिलकर इतिहास की सबसे अलग जोड़ी बन गए। ये है